Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। जी हाँ, बहुत दिनों से मेरे जो व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे थे, बोलिए सर आप हिंदी व्याकरण भी हमें पढ़ाएं, उसकी भी शुरुआत करें। तो इसीलिए आज से हम हिंदी व्याकरण की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत आपके हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। जी हाँ, और उसमें आपके 6-7 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आपके लिए ये 5-6 जो चैप्टर हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अतः आप आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनके लाभ और उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पाठ की। देखिए, हिंदी व्याकरण और उसका अध्याय 1 आज हम पढ़ने वाले हैं, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। एक प्रश्न या 2 प्रश्न इस पाठ में से आपके बनेंगे। तो देखिए, मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। देखिए, भाषा क्या है? भाषा क्या है? संप्रेषण का एक माध्यम है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार हम जान पाते हैं। तो देखिए, भाषा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि भाषा क्या है। एक संप्रेषण का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और दूसरे व्यक्ति के जो भाव और विचार हैं उन्हें हम समझ पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्र बना है। भारत में अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी कि राजकार्य भाषा है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो बनते हैं, तो भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा किसे कहेंगे? संस्कृत को। संस्कृत जो है उसे हमारी भारतीय भाषाओं की सूत्रधारा या सूत्र भाषा माना गया है। जबकि वर्तमान में जो हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है यानी कि राजकार्य की भाषा है। अब देखिए, भाषा के भी 2 प्रकार होते हैं। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि भाषा की परिभाषा समझाते हुए भाषा के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। तो भाषा के 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। एक तो मौखिक होता है भाषा का प्रकार, दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि हम जो बोल करके काम में लेते हैं वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है, जबकि लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग किया जाता है, लिपि के माध्यम से लिख करके प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। तो देखिए, किसी सभ्य समाज का जो आधार है वो किसे माना जाता है? उसकी विकसित भाषा को। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है।
किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, उनमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए, भाषा जो है वह स्थायी नहीं होती है, भाषा में परिवर्तन होता रहता है, भाषा परिवर्तनशील है, क्योंकि दूसरी भाषाओं के जो लोग हैं उनके संपर्क में आने से परिवर्तन होता रहता है। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ। अब देखिए, भाषा का विकास भी कैसा हुआ, इसका क्रम यदि हम जाने तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ, फिर संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से ही फिर हिंदी का विकास हुआ। तो इस तरीके से आप ये जो क्रम है इसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए, भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। अतः भाषा के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ये भी प्रश्न बन सकता है। मूलतः सामान्य, चलिए स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, दिखने में सही रहेगा। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। देखिए, मौखिक भाषा जो है इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद ही बालक समाज और परिवार के संपर्क में आता है तो अपने आप ही यह सीख जाता है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। तो ये था भाषा की सामान्य जो जानकारी है, सामान्य परिचय। अब हम बात करेंगे भाषा और बोली। देखिए, भाषा और बोली बहुत अच्छा ये जो है चैप्टर है, तो इसे भी आप ध्यान से समझ, क्योंकि प्रश्न बन जाता है कि भाषा क्या है या बोली क्या है, या फिर भाषा और बोली में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। देखिए, बोली क्या है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले जो भाषा का स्थानीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। अब देखिए, सीमित क्षेत्र में बोली जो है सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोली को ही उपभाषा भी कहा जाता है। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, यानी कि हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा की सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण भी नहीं होता व शब्दकोश भी नहीं होता, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इन दोनों में अंतर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और यहाँ पर आप देखिए जो बोली है, देखिए भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला जो रूप है वह बोली कहलाता है। और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, ना ही इसका व्याकरण होता है, ना ही इसका शब्दकोश भी होता है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा विस्तृत या बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य भी लिखा जाता है। किसमें? भाषा में। तो किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भी भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण भी निश्चित होने लगता है। अब देखिए, भाषा और बोली में अंतर हमने देखा। अब एक बोली भाषा कब बनती है, तो ये भी आप समझिए कि किसी बोली का या तो संरक्षण हो या किसी अन्य कारणों से उसका जो क्षेत्र है जो विस्तृत होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और साथ ही उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तब वह क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तब भाषा बनने के बाद उसका व्याकरण भी निश्चित होने
लगता है। तो इस तरीके से भाषा जो बोली जो है वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो भाषा और बोली में अंतर हमने समझा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिंदी की बोलियां। देखिए हिंदी की जो बोलियां हैं, कौन कौन सी बोलियां है हिंदी की, वो हम अब समझेंगे। हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। ध्यान दीजिएगा हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। देखिए पूर्वी हिंदी, हिंदी के ये रूप है, हिंदी के 5 रूप है। देखिए हिंदी के 5 रूप है। फिर इनमें कौन कौन सी बोलियां है। देखिए पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ABC। पूर्वी हिंदी में ABC, ऐसे अवधी, B से बघेली, C से छत्तीसगढ़ी। याद करने का तरीका है ये, शॉर्ट रूप में आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल है। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू। देखिए बांगरू हरियाणवी को ही कहते हैं। बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। तो देखिए पश्चिम हिंदी की बात करें तो खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। बिहारी की बात करें तो बिहारी की प्रमुख बोलियां है मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी के अंतर्गत ये बोली आती है। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां शामिल हैं। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। चलिए पहाड़ी की बात करें तो देखिए पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां है। अब देखिए इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, ना कि बुंदेली। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है, पश्चिम हिंदी में कौन सी बोली आती है। तो इस तरीके से हिंदी की जो बोलियां हैं उनको हमने देखा। चलिए बढ़ते आगे। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। तो देखिए हिंदी जो है, हिंदी को राजभाषा कब माना गया, स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। तो इसे भी आपको याद रखना है। हिंदी बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। तो देखिए हिंदी की जो बोलियां है, प्रमुख बोलियां, उनको हमने पढ़ा, समझा। अब हम बढ़ते आगे हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। देखिए हिंदी व्याकरण की परिभाषा क्या है, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हिंदी व्याकरण की परिभाषा यदि आपको लिखनी पड़े तो आप लिख सकते हैं कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य और वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। तो देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है आपकी परीक्षा में कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, समझाइए व्याकरण क्या है। तो आपको ये जो हमने पढ़ा इससे आपको अच्छे से याद करके, समझ करके वहाँ पे जवाब या उत्तर के रूप में लिखना है। तो देखिए बहुत आसान सा इसका जवाब है कि हिंदी व्याकरण जो है हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी जो नियम है उनकी जानकारी देने वाला एक शास्त्र है। और इसके साथ ही किसी भी भाषा को जानने समझने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत आवश्यक है। अब हिंदी की जो विभिन्न ध्वनियाँ हैं, पद, वर्ण, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना, उनके जो कर्म है, उनके जो घटक है, प्रकार है, जो क्रम है, उन सब का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। और हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये यानी कि इसका जवाब लिख सकते हैं यदि प्रश्न बनता है तो। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात
किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। देखिए प्रश्न बन सकता है कि लिपि किसे कहते हैं, लिपि की परिभाषा लिखिए, समझाइए। तो आपको ये लिखना है कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की जो मौखिक ध्वनियां हैं उनको हम जब लिख करके व्यक्त करते हैं, जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तब वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, देखिए कोंकणी गोवा में, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अब यहाँ पर देखिए देवनागरी जो लिपि है कौन कौन सी भाषा की है, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। तो देखिए प्रश्न आपके ऐसे भी बन सकता है कि देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की नहीं है, तो आपके प्रश्न आ गया संस्कृत, हिंदी, मराठी और पंजाबी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है बल्कि गुरुमुखी है। और साथ ही आप जो लिपि है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि का परिचय दीजिए, समझाइए। तो आपको ये जो हमने पढ़ा इसको आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए देवनागरी लिपि का मानक रूप क्या है। स्वर और व्यंजन। तो स्वर की बात करें तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत जिन स्वरों को मानक माना गया है, निर्धारित किया गया है, वो इस प्रकार है: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हैं। मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं है, जबकि ऊपर जो स्वर है उनकी मात्रा इस प्रकार से: आ की मात्रा ई, बड़ी ई, इस तरीके से ये मात्राएं हैं। अनुस्वार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुस्वार जो हैं, तो अनुस्वार भी मानक स्वरूप है। जैसे अंश लिखते हैं, संपदा, हंस, तो ये जो ऊपर ये जो बिंदी लगी हुई है इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक की बात करें जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, देखिए ये अनुनासिक है जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे हंसना, धुआं, चांद, आप देख पा रहे ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है इसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग की बात करें तो देखिए अद्य, पतन, दुख, मनः, स्थिति, ये जो आगे दो बिंदुओं में लगाते हैं इसे विसर्ग कहते हैं। ये भी क्या है, देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप है। अब ये हुई बात स्वर की। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो देखिए व्यंजन के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, ण। तो इस तरीके से ये जो अपने व्यंजन है इनको आप देख सकते हैं। इनके अलावा संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन है श, त्र, ग, श। ये चार जो हैं संयुक्त व्यंजन है, ध्यान दीजिएगा। ये चार जो हैं ये चार वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हल चिन्ह की बात करें तो नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है, जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपरानी, जो नीचे ये कोमा लगाते हैं अपन इसे हल चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। ग्रहित स्वर देखिए, ग्रहित जो ग्रहण किया गया है, ओ, ये ओ जो है जिसे जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ऊपर जो लिखते हैं ये ग्रहित स्वर है, किसी दूसरे भाषा से लिया हुआ। ग्रहित व्यंजन की बात करें तो क, ख, ग, ज, फ, इनके नीचे जो ये बिंदु लगा हुआ है जिसे हम नुक्ता कहते हैं, ये भी ग्रहित व्यंजन है। अंग्रेजी भाषा से देखिए, अंग्रेजी भाषा से ग्रहित व्यंजन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो है ये अंग्रेजी भाषा से ही लिया हुआ है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं कॉटेज या कॉलेज, तो ऊपर हम इस तरीके का जो चिन्ह लगाते हैं ये क्या है, ये ग्रहित स्वर है जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ देखिए, फारसी जो है भाषा उससे भी ग्रहित ध्वनियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे गरीब, गज़ल, फन, कौम, खत, तो ये जो अक्षर हैं ग, फ, ख, इनके नीचे देखिए बिंदी लगी हुई है, नुक्ता इसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पाठ पढ़ लिया है, लेकिन अब यहाँ पर जो है पुनः याद रखने योग्य कुछ बातें, यानी कि इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इस पाठ में, उन्हें हम फिर से दोहराएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न इनमें से भी ज़्यादातर बनते हैं। तो देखिएगा, हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कह सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, कितने रूप? दो रूप, मौखिक और लिखित। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। देखिए प्रश्न कैसे भी बन सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिपि किसे कहते हैं, तो आप फिर से इसे दोहरा सकते हैं।
कि मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोली और उपभाषा एक ही चीज है, ठीक है। तो भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले जो स्थानीय रूप है भाषा का स्थानीय रूप, उसे बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां, ध्यान दीजिएगा 18 से 22 बोलियां और 5 उपभाषाएं या विभाषाओं में विभाजित किया गया है। देखिए 5 उपभाषा या विभाषा की कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, जैसा कि हमने पढ़ा अभी, इससे पहले हमने इसको विस्तार से पढ़ा था। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। देखिए भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने संबंधी जो जानकारी देने वाला शास्त्र है वही व्याकरण कहलाता है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो इस तरीके से ये पाठ हमने पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, तो प्रश्नों का उत्तर जो है वो आप हल करने की कोशिश करें, आप ढूंढने का प्रयास करें, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों का हल ढूंढेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं और पाठ को पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप इनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, पहला अध्याय भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और परीक्षाओं में जो आपकी परीक्षा होगी उसमें इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले यानी कि जो आपकी हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है सृजन, उसको भी हम पढ़ रहे हैं और पाठ 12 अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो उनके वीडियो भी चैनल पर है, उन्हें भी आप जरूर देखें यदि आपने नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।